सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, फिर से एक धमाकेदार न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि एचबीटीयू की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, एचबीटीयू का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। और आज सुबह सुबह एकेटीयू के काउंसलिंग का भी शेड्यूल आ चुका है, एकेटीयू की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है और अब एकेटीयू की काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। तो चलो थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एके2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, काउंसलिंग बाद में होती है। बाकी जगहों पर जनरली ऐसा होता है कि सीट मिलने के बाद वेरीफाई किया जाता है, यहां पहले ही वेरिफिकेशन होगा। अगर आप वेरिफिकेशन में गिल्टी पाए गए या आपका वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, तो आप सीधे सीधे बर्खास्त कर दिए जाएंगे और जो आपका 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा होगा वो भी वापस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस इस साल एकेटीयू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको देख लेते हैं, और किस कॉलेज में इस बार सीट बढ़ा है उसको भी देख लेते हैं। चलो बच्चा पार्टी, तो शुरू करते हैं आज के एक धमाकेदार सेशन को। तो जैसा कि सबसे पहले आप इधर जाओ और आप इधर जाओ, एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग पे चलते हैं। यूपी टेक काउंसलिंग की वेबसाइट है। अब आगे का सारा कार्यक्रम यहीं से होने वाला है। अब यहां पर आप जाके देखोगे तो इन्होंने बोल रखा है कि बीटेक का जो रजिस्ट्रेशन है 27 मई से शुरू हुए और 30 जून तक चलेगा। इस बार एकेटीयू वाले अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही खोल दिए। पिछली बार 15 जून को इन्होंने खोला था 2024 में, और बहुत लेट तक काउंसलिंग हुई थी। अब दो फंड है सिंपल, अगर एकेटीयू पहले होता है, जोसा बाद में होता है, तो एकेटीयू में कट ऑफ हाई आती है जनरली और स्पॉट में ज्यादा फायदा होता है। और अगर एकेटीयू लेट से होता है तो फिर एकेटीयू के मेन काउंसलिंग में जो मेन 4 राउंड होते हैं उसमें फिर कट ऑफ जनरली लो जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितने अपने टॉपर्स भैया होते हैं वो सारे जोसा और बाकी के जैक दिल्ली वगैरह में निकल लेते हैं, एकेटीयू के लिए रुकते भी नहीं है। इस बार एकेटीयू और एचबीटीयू पैरेलली लग रहा है चलने वाला है। तो एनीवेज चलो शुरू करते हैं आज के अपने काउंसलिंग को। तो डेट तो पहले आपको पता चल ही गई कि भाई डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि पहले एके2 में बीच में भी एंट्री हो जाती थी, अब एके2 में बीच में एंट्री नहीं होने वाला है। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भाई 30 जून तक हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं चलेगा, इसमें चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। ध्यान दीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाना है, जो कि ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन वेरीफाई होता है, लेकिन आपको टाइमली चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की डिस्पेरेंसी आती है तो आपको वहीं पर उसको रिजॉल्व कराना होगा। क्योंकि ये लोग 24 आवर का आपको टाइम देते हैं कि भाई आपके इस सर्टिफिकेट में डिस्पेरेंसी है, आप इसको रिमूव कराइए, आप इसके लिए नया सर्टिफिकेट अपलोड करिए, लाइक सो ऑन। तो सबसे पहले आप अभी जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे 27 तारीख से। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और डेट तो आपको पता चली गई। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो यार, काउंसलिंग कैसे होने वाली है उसका मैं मोटा मोटी आपको अंदाजा पहले ही दे देता हूं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, इस बार काउंसलिंग मतलब हर साल जो मेन काउंसलिंग होती है वो होता है 4 राउंड की काउंसलिंग होती है बस। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टोटल कॉलेजेस आपको अंदाजा होगा ही कि 700 से ज्यादा कॉलेज एकेटीयू में पार्टिसिपेट करते हैं, पर सारे कॉलेज अच्छे नहीं है। यहां के कॉलेजों की हालत बहुत खराब है। नई आ रही सीट जो है ना, उनसे तो थोड़ा बहुत उम्मीद भी है कि आगे चल के शायद प्रोग्रेस करें, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनसे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सालों से उनको देखता आ रहा हूं, उनमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और एक बात मैं क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के साथ बोलूंगा कि भाई यहां अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो नाम ये देख के मत सोचना कि यार यहाँ पे 125 मतलब 1.25 2 लाख सीट है सिर्फ इंजीनियरिंग में। भाई वो सारी सीटें अच्छी नहीं है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर वैसे ही डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कम पैसे में एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट वाले 60-70 हजार में बीटेक आपको कराने पहुंच जाएंगे कि चलो भाई हम 60-70 हजार में बीटेक करा देते हैं, बट सावधान रहिएगा। और एजेंट्स मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका जो एडमिशन है
एजेंटों पर ही टिका हुआ है। ये जो एजेंट हैं आपको बुलाएंगे कि चलो मैं यहां एडमिशन करा दूंगा, पैसा कम देना, वहां एडमिशन करा दूंगा, पैसा कम देना। कुछ प्राइवेट कॉलेज तो यहां तक इस स्तर पे आ जाएंगे कि अरे भैया एक काम करो, स्कॉलरशिप का पैसा दे देना, अभी एडमिशन ले लो। क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अब दुकान बंद होने के कगार पर है। और मैं तो भाई साफ साफ बोलता हूं, या तो अपना प्लेसमेंट ठीक कर लो, या फिर ज्यादा दिन तक अब दुकान, ज्यादा दिन तक अब जो भी है आपका सिस्टम चल नहीं पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो आप पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हो, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स खरीदने में लगा रहे हो, आप अगर आपके पास पैसे की कमी है तो उसी पैसे को बच्चों के फैसिलिटीज पर लगाओ, बच्चों की ट्रेनिंग पर लगाओ, अपनी टीपीओ पर लगाओ, ताकि आपके यहाँ एटलीस्ट प्लेसमेंट आए और एक अच्छी पढ़ाई हो सके। अपने फैकल्टीज पर लगाओ। अरे बड़ा बुरा हाल है। बट एनीवे चलो शुरू करते हैं अपना, पहले पहले अपन शुरू करते हैं। देखो इतने मतलब यहाँ पे कुछ AKTU के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ AKTU के अंदर प्राइवेट कॉलेज हैं, और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो हैं इंडिपेंडेंट, AKTU से एफिलेटेड नहीं है, ये अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन AKTU के साथ मिलके जो है काउंसलिंग कराती हैं। ठीक है, तो अब क्या है सिस्टम, ध्यान से समझा। जितने प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, जितने प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो तुम यहां पर, उन सब में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब सिर्फ राउंड 4 तक ही AKTU के साथ रहने वाली हैं। बाकी वो अपना उसके बाद अपना स्पॉट अलग से कराएंगी। प्राइवेट कॉलेजों में स्पॉट होता नहीं है, तो जो प्राइवेट कॉलेज लवर हैं कि भैया नोएडा गाजियाबाद में कॉलेज दिला दो, वो चौथे राउंड तक अपना एडमिशन फिक्स करा लेना, वरना बाद में नाइट फीस सारे प्राइवेट वाले मैनेजमेंट कोटे में, बाद मैनेजमेंट कोटे से बाद में अपनी सीटें दे देंगे, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अब होता है पांचवा राउंड। पांचवा राउंड जो है कोई राउंड नहीं है, एक इंटरनल स्लाइडिंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ AKTU के कॉलेजों में होता है। तो क्या सर यूनिवर्सिटीज में इंटरनल स्लाइडिंग नहीं होता है? नहीं, यूनिवर्सिटीज में भी इंटरनल स्लाइडिंग होता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और उसके बाद वो अपना अलग से स्पॉट कराती हैं। लेकिन बहुत सारे मूर्खानंद को कुछ पता नहीं होता है कि भाई AKTU के काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज 2 लाख पे एडमिशन दे रहा है, 2.5 लाख पे एडमिशन दे रहा है, वो जो है अगर इनके स्पॉट में एंट्री मारा जाए तो 6-6, 7-7 लाख रैंक तक यूं ही एडमिशन दे देती है। लोगों को जनरली पता नहीं होता है। बट एनीवेज अब उसके बाद होता है स्पॉट राउंड। अब देखो पिछली बार इन्होंने स्पॉट एक ही कराया था, और स्पॉट एक ही करा, स्पेशल राउंड एक कराने का नतीजा ये था कि इनकी AKTU की सीट भरी ही नहीं थी, फिर एक अलग से कैंपस राउंड कराना पड़ा था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर सीटें भरनी है तो कम से कम 2 स्पॉट होनी चाहिए। बाकी देखते हैं इस बार एक ही स्पॉट ये लोग कराते हैं या 2 स्पॉट कराते हैं, ये तो AKTU पर डिपेंड करता है। नियम समझते चलिएगा, अगर नियम नहीं समझेंगे तो आपका कटेगा। एक कटना आपका तय है, AKTU में बहुत अच्छा खासा कटता है। अब बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। एक भी स्टेप अगर आप मिस कर रहे हो तो आपका जो एडमिशन है कैंसिल होना तय है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए हर साल ये लोग लेते हैं। अब इन्होंने अपना शेड्यूल और ब्राउचर रिलीज नहीं किया कि इस बार कितना लेने वाले हैं, लेकिन मान के चलिए जितने सालों से मैं मतलब जितने सालों से, अभी मैं पिछले 3-4 सालों से, जब से JEE मेन से हुआ है, तब से मैंने इसको 1000 रुपए की काउंसलिंग कराते हुए देखा है। अब बात करते हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग खुद करेंगे, उनका खुद का ऑफिसर बैठ के एक एक बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, लेकिन आपको वहां पर रिस्पॉन्ड देते रहना। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि उसने लिख के भेज दिया उधर से आपके पोर्टल पर, क्या ये तुम्हारा जो ये है कास्ट सर्टिफिकेट है, पुराना है, नहीं चलेगा, नया अपलोड करो, तो यू हैव टू अपलोड दैट न्यू डॉक्यूमेंट। एंड आफ्टर दैट अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो लास्ट डेट 30 जून के बाद से ये लोग अपना चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, और आपको चॉइस फिलिंग बहुत ढंग से करना है। चॉइस फिलिंग कर करके जाने कितनों का जीवन बर्बाद हुआ AKTU में, क्योंकि AKTU के कॉलेज अपना इंफॉर्मेशन देते नहीं है। NITs IITs में जाके देखो पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और जो अपने प्लेसमेंट वगैरह का इंफॉर्मेशन देते नहीं है, उनके प्लेसमेंट पे उंगली मतलब पूछने की किसी को जरूरत भी नहीं है ना, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। लेकिन इनके यहाँ ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जिनका कोई मतलब, ये लोग कुछ अपना अपलोड ही नहीं करेंगे। अरे पिछले 2 साल पहले तक
मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अपना फीस तक अपलोड नहीं करते थे कि हम कितना फीस लेते हैं। वो तो मैं यूट्यूब पे दबा के हल्ला करता था और उनको बार बार टारगेट करता था, एकेटीयू को भी टारगेट करता था। फिर एकेटीयू ने एक रेगुलेशन निकाला, मैं दिखाया भी कि देखो पिछले पिछले काउंसलिंग में बच्चों को देखो, एकेटीयू ने मजबूरन रेगुलेशन निकाला है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपना फीस लिखें। और उसके बाद लोगों ने अपना, फिर बाकी कॉलेजों ने इतना, अब इनके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन्होंने फीस डालना शुरू किया। और उसमें भी समस्या ये थी कि ये लोग बाइफरगेट करके नहीं डालते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस बिहेवियर नाम का यहां पर स्कीम होता है और ट्यूशन फीस में पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। तो जो कॉलेजेस अपना ट्यूशन फीस घटा दिए हैं और बाकी का चार्ज बढ़ा दिए हैं, वो जनरली बाइफरगेट करके नहीं डालती हैं। और बच्चा जब जाता है, बच्चे को तो लगता है कि हम ट्यूशन फीस ले लिया, हमारा फीस माफ हो गया। जब कॉलेज में जाता है तो बोलते हैं भैया 80,000 निकाल दो, 60,000 निकाल दो, 1 लाख निकाल दो। अब बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर हमारा तो फीस माफ है, तो बोलता है कि नहीं नहीं, ट्यूशन फीस बस 80,000 ही है, ट्यूशन फीस बस 1 लाख रुपए ही है, बाकी का ट्रेनिंग चार्ज ले आओ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यूएकेटीयू के कॉलेज में। तो आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप वहां पहुंच गए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और कॉलेज में पैसा न जमा करने की वजह से, या आपका मन बदल गया कि ये तो लूट रहा है, मैं यहां नहीं जाऊंगा, उस वजह से अगर आप पीछे हटना चाहें तो नहीं हट सकते हैं, क्योंकि एकेटीयू आपका 20,000 रुपए खा जाएगा, वो आपके पैसे वापस नहीं होने वाले हैं। तो पहले से सब कुछ समझ सोच के ही चॉइस फिलिंग करनी है। 700 कॉलेज मतलब मान के चलो, अगर 400-500 कॉलेज हो जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर उसमें से अच्छा कौन है, किसको भरना है, इसका रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चूंकि इनकी इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो चॉइस फिलिंग में बेटा रिस्क मत लेना, एक एक कॉलेज को वेरीफाई करना, ढंग से वेरीफाई करना। चॉइस फिलिंग के बाद से फिर क्या करना है, आपका सीट अलॉट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद से जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना ही देना है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देते हैं तो आपकी सीट कैंसिल होनी तय है। 20,000 अपने खाते में रख लीजिएगा, SC ST वाले 20,000 अपने खाते में रख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद ये लोग आपसे फ्रीज फ्लोट पूछेंगे, वो तब की तब मैं बताऊंगा। और लास्ट में चौथे राउंड के बाद आपको एक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, जो कि मैंडेटरी है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाना होगा, और फिर बाकी हॉस्टल हॉस्टल का काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और वीडियो में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि देखो, जिन लोगों को एकेटीयू पूरे यूपी में, भाई पूरे यूपी में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे अभी के टाइम में अब STBG के स्टूडेंट्स ना हो। तुम जाना भी ना तो जाके पूछना कि कितने लोग संदीप भैया को जानते हैं, आधे हाथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं तो नहीं काउंसलिंग प्रोग्राम में था, मेरी बहुत लो रैंक थी, उन्होंने करा दिया ऐसा। मतलब देयर आर ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, बट पूरे यूपी में अगर एकेटीयू के कॉलेजों के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च करके कोई बैठा है तो है तुम्हारे संदीप भैया। और सबसे बेहतरीन काउंसलर के तलाश में हो तो STBG में आके आपकी तलाश खत्म हो जाती है। तो आप क्या करो, अगर आपको मेरी काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भैया आप मेरे को गाइड करो, तो आप मेरा एकेटीयू का प्रोग्राम ले सकते हो। एकेटीयू, MMUT, HBTU का भी प्रोग्राम ले सकते हो। पूरे 3 महीने तक बच्चों के लिए काम करता हूं, चॉइस फिलिंग से लेके, मतलब कॉलेज सजेशन से लेके, चॉइस फिलिंग से लेके एडमिशन तक, जब तक बच्चा अपने कॉलेज नहीं पहुंच जाता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद भी स्कॉलरशिप में अपन लोग हेल्प करते हैं कि हाँ भाई देख, ये स्कॉलरशिप इधर आ रहा है, इसको इधर भरना है, डॉक्यूमेंट लगेगा, ये स्कॉलरशिप इधर आ रहा है, इसको इधर भरना है। और जो लोग यहाँ से जिनका रिफंड कराना होता है, भाई मैं तो जनवरी तक बच्चों की हेल्प किया हूं यार। रिफंड जब तक अपने बच्चों का नहीं हो गया है तब तक उनके साथ था, क्योंकि एक भी बच्चे का अगर कोई यहां से रिफंड लेके भी जा रहा है तो रिफंड प्रॉपर आना चाहिए, किसी का नहीं छूटना चाहिए। एनीवेज, तो एकेटीयू के काउंसलिंग के बारे में बता रहा था। एकेटीयू HBTU का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और मजे की बात यह है कि मैं एक चीज जो अभी अनाउंस कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। मैंने कूपन कोड जनरेट किया है, और अब तक, जब से अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, अब तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट 10% ऑलरेडी चल रहा था, जो कि आज खत्म हो जाएगा। 10% आज खत्म हो जाएगा। लेकिन एकेटीयू और HBTU के कोर्सेज पर 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है ना। जिस दिन लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उस दिन ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसके बाद तो हम अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग में लग जाएंगे। तो जिसको ज्वाइन करना है पहले से ज्वाइन कर लो, पहले से अपनी चॉइस फिलिंग बना लो, पहले से अपना कॉलेज डिसाइड कर लो। और अगर एक बार कॉलेज भी जाके देखना हो तो देखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जाके आप STBG काउंसलिंग प्रोग्राम, हमारा STBG एकेडमी ऐप है, मोस्ट ऑफ द लोग जानते भी होंगे।
ये हमारा एसटीबीसी एकेडमी ऐप है प्ले स्टोर पर भाई, 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर है, 4.8 से ज्यादा की रेटिंग है। तो आप इसको क्या करो, फटाफट जाके डाउनलोड कर लो और उसके बाद से यहां से आप एकेटीयू का कोर्स लेना हो एकेटीयू का कोर्स ले लो। और अगर होल यूपी में एडमिशन लेना है, एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, आरजीआईपीटी, इन सब में एडमिशन लेना है तो आप होल यूपी वाला ले लो। 500 रुपए का डिस्काउंट है और ये 27 तारीख को खत्म हो जाएगा। और मैक्सिमम हम लोग 150 लोगों को, क्योंकि हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 150 लोगों को ही हम 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं, सॉरी 500 रुपए का डिस्काउंट देने वाले हैं। तो फटाफट जाके आप क्या करिए, इसको बाई कर लीजिए और इसमें रिस्क मत लीजिएगा। आपका जो आप ये 2-2.5 हजार देख रहे हो ना, एक बार आने जाने का खर्चा है। आप समझो, ये 2-2.5 हजार एक बार कॉलेज आने जाने का खर्चा है। लेकिन अगर ये 2-2.5 हजार बचाने के चक्कर में अगर आपने अपनी लगवा ली तो भाई आप फिर 4 साल उसी में रहना और उसी में घिसना। हाँ, अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन है, तुम खुद से कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियोस से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये 2-2.5 हजार के चक्कर में मत पड़ना। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे टाइम पे मेरे जैसा कोई बंदा नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके। मेरी सीट कैंसिल हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे टाइम पे तुम्हारी सीट कैंसिल हो। बेटा फटाफट ज्वाइन करो और इसके साथ रिस्क मत लेना। अब बात करते हैं भाई कितने रैंक तक एडमिशन हो जाएगा और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किसके लिए कितनी सीटें यहां पर हैं। हाँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि भैया यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजों में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। ये तुम एक एग्जांपल देखो, हमारे लास्ट ईयर का बच्चा है और लोग बोलते हैं कि भैया आपकी काउंसलिंग में आके ना हमने एक्चुअल में मिरेकल देखा है। देखो, ये मिरेकल पहले से भी होते थे और जो समझदार लोग थे वो करते भी थे, लेकिन बाकी दुनिया को पता नहीं चलता था। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये बीआईटी झांसी, मतलब तीसरे नंबर का कॉलेज है। आईटी फर्स्ट, केएनआईटी सेकंड, बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी में एक हमारे यहाँ बच्चा आया था लास्ट ईयर, स्पेशल राउंड तक मैंने उसको रोक के रखा था और ये सिविल इंजीनियरिंग इसको मिला था। चेक भी कर सकते हो, सब कुछ दिखा रहा हूं और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसको सिविल इंजीनियरिंग मिला था बीआईटी झांसी में और जानते हो कितने रैंक पर? 9,40,000 रैंक पे। 9,40,000 रैंक पे इसको सिविल इंजीनियरिंग मिला था। अब लोग मानते नहीं, इसीलिए मेरे को दिखाना पड़ा नाम के साथ। लेकिन अब तुम सोचो कि इतने लो रैंक तक एडमिशन होता है और वही बीआईटी झांसी में अगर तुम नॉर्मल राउंड में एडमिशन लेने जाओ, नॉर्मल राउंड में एडमिशन लेने जाओ तो मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाता हूं उसी बीआईटी झांसी का। ये देखो 2024 का ही डेटा देख लेते हैं, होम स्टेट का डेटा देख लेते हैं, गवर्नमेंट चूज करते हैं और बीआईटी झांसी चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, पहले जनरल का कट ऑफ देख लेते हैं। ये देखो 1,75,000 पे चौथे राउंड में जाके सिविल इंजीनियरिंग बंद हो गई थी और केमिकल इंजीनियरिंग 1,70,000 पे जाके बंद हो गई थी। 1,75,000 पे केमिकल भी बंद हो गई थी, 1,75,000 पे सिविल भी बंद हो गई थी। मतलब चौथे राउंड में ये देखो कट ऑफ, देखो तुम डेटा देखो भाई। मैं कहता हूं ना कि बस एडमिशन कराने वाला होना चाहिए, लक अच्छा रहो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देख रहे हो 1,75,000 पे जो चीज नॉर्मल बच्चा जो जाके ले रहा था, हमने वो 9,40,000 पे दिला दिया। और तुम्हें पता ही होगा अगर मेरी वीडियो देखते होगे तो कि स्पॉट राउंड में कोई कैटेगरी नहीं लगती है ओबीसी की, है ना, सब कुछ ओपन हो जाता है। तो ये है चीज, ये है काउंसलिंग का पावर, जो अगर ढंग से व्यक्ति अगर काउंसलिंग करे तो उसका काम आराम से बनता है। एनीवेज बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो देखो जो बाहर वाले हैं, जो आउटसाइडर हैं भाई, उनके लिए, जो आउटसाइडर हैं उनके लिए चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हो, यूपी में उनका कैटेगरी नहीं लगेगा। अगर बाहर का एससी भी है तो यूपी में वो जनरल ही कैंडिडेट किया जाएगा। और बाकी जो अंदर वाले हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द सीटें रिजर्व्ड हैं। ओबीसी की 27% सीट रिजर्व्ड है, एससी की 2% सीट रिजर्व्ड है और एसटी की एसटी की 2% सीट रिजर्व्ड है और एससी की 21% सीट रिजर्व्ड है। एससी के लिए कुछ कम ही, कुछ ज्यादा ही कम रिजर्वेशन है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं सब कैटेगरी की। सब कैटेगरी की बात करूं तो देखो फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीट रिजर्व्ड है, डिफेंस वालों के लिए 5% सीट रिजर्व्ड है। अगर आप यहां पर, मतलब अगर आप आउटसाइडर हो लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग यूपी में है तो भी आपको डिफेंस का
फायदा मिलेगा। और अगर आप यूपी से हो और बाहर भी पोस्टिंग है तो भी आपको फायदा मिलेगा, आप रिटायर्ड हो तो भी आपको फायदा मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दिव्यांग जन को 3% का रिजर्वेशन है, और फीमेल के लिए भाई 20% का रिजर्वेशन है। तो जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कियों को यहां पर जबरदस्त फायदा होता है, मतलब नारी तो सब पर भारी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं और आपको बता दूंगा कि जो है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें मात्र 15% सीट ही मैनेजमेंट कोटा के अंदर होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा भी बोले, कोई भी काउंसलर बोले कि हमारे कॉलेज में सीट फिल हो गया, तो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा में आने वाला 15% ही सीट फिल कर सकता है, बाकी का बाकी 85% उसको AKTU के लिए वैकेंट ही रखना पड़ेगा। AKTU के काउंसलिंग के बाद उसको जैसे मर्जी वैसे फिल करे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप घबराओ मत, किसी भी कॉलेज में अभी कोई सीट फिल नहीं हुआ है। प्राइवेट कॉलेज वाले पहले से फर्जी हल्ला मचाते रहते हैं कि सब फिल हो गया, सब फिल हो गया। अभी सब कुछ बचा हुआ है, 85% पूरा का पूरा बचा हुआ है। इनफैक्ट 15% में भी कोई गारंटी नहीं है कि सारा फिल हो चुका हो या ना हो चुका हो, एक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। दूसरा, यूपी में फी वेवर स्कीम चलती है, जितने भी यूपी के छात्र हैं उनको ट्यूशन फीस वेवियर सीट भी मिल सकता है। मतलब 5% सीट TFW स्कीम के अंदर आता है, जिसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आप जाके बीटेक करिए। जो एडिशनल फीस, एडमिशन चार्जेस और एग्जामिनेशन फीस और हॉस्टल चार्ज होता है भाई, बस वही आपको देना पड़ेगा। अब TFW की कट ऑफ कैसे आती है, इस पर एक डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गरीब हो, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हो, एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी 6 लाख से कम का होनी चाहिए। अब बात करते हैं रूरल वेटेज का। जितने भी बच्चे, जितने भी ग्रामीण स्कूलों से पढ़े हुए छात्र हैं, उनको रूरल वेटेज मिलेगा। और ये लोग बोलते हैं कि 3% मार्क्स क्या कर देंगे, मतलब ऑब्टेन मार्क्स का 3% वेटेज देने वाले हैं, मतलब 10% उनका इंक्रीज कर देंगे, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। लेकिन अभी वो परसेंटाइल को कैसे, इनका मतलब इनका मैथमेटिक्स कैसे काम करता है, जब यूपी टेक हुआ करता था तब तो 3% का वेटेज मेरे को समझ में आता था कि टोटल मार्क्स का 3% लोग बढ़ा के दे देते थे, वो समझ में आता था, क्योंकि भाई ये क्या है, एक रूरल वेटेज है, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ बच्चा है तो इसको थोड़ा वेटेज दिया जाए, वो मेरे को समझ में आता था। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि अभी जेई परसेंटाइल का 3% का वेटेज किस प्रकार देते हैं। लेकिन अभी इन्होंने इसके एल्गोरिदम को क्लियर किया ही नहीं, पिछले 2-3 साल से, जेई से जब से ये करा रहे हैं तब से इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, जो कि गलत बात है। आप इस पर इनसे बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं, और इसके लिए रूरल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये बात ध्यान रखिए। और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 25% से ज्यादा सीट अदर स्टेट वाले को नहीं दिया जा सकता है, ये रूल भी आप ध्यान रखिएगा, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग शुरू होने से पहले सारा डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, और अगर आप मेरे काउंसलिंग के स्टूडेंट हो तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट बना लेना, बनवा के और अपने मेंटर को भी दिखा देना। हालांकि तुम्हारा मेंटर तुम्हें ऑलरेडी सबका एक फॉर्मेट भेज चुका होगा, और नहीं भी, अगर जो लोग नए ज्वाइन किए, जिनको नहीं भेजा है, आप उनसे संपर्क करिए और सारा फॉर्मेट बना दीजिए, ताकि जिस दिन मेरी आपके साथ मीटिंग हो, आप ये मत बोलिएगा कि भैया मेरा पुराना है चल जाएगा क्या, भैया मेरे मौसी का है चल जाएगा क्या, ये सब चीज नहीं। जो जैसा बताया जाए आप उसको मतलब प्रायोरिटी पर लेके उसको करिए। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है जो आपको काउंसलिंग से पहले देना पड़ेगा। तो 10th और 12th ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो लोग ओबीसी वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का लगाएंगे, वो भी नया 1 अप्रैल के बाद का। ईडब्ल्यूएस वाले भी नया लगाएंगे, SC ST का पुराना चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको ये सब कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिनको TFW सीट चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, जिनको TFW सीट चाहिए उनके लिए इनकम मैंडेटरी है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जो सब कैटेगरी वाले लोग हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेज वाले हो या फ्रीडम फाइटर वाले हो या फिर PWD कैंडिडेट हो, आपका सब कैटेगरी होना चाहिए। और वो भी इन्होंने जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने फॉर्मेट में, वो सारे पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। जनरल वाला भी चल जाएगा, और अगर आप इनके फॉर्मेट में बनाना चाहें तो इनके फॉर्मेट वाला भी चल जाएगा। आप नियम ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो लोग गांव से पढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, जो नगर पालिका के अंदर जिनका स्कूल नहीं आता है, वो अपना रूरल वेटेज, अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर रूरल वेटेज चाहिए तो रूरल वेटेज बनवा लीजिए। TC बाद में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। CC भी बाद में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं दे दूंगा, अगर आपको यहाँ कॉलेज मिलता है और एक बार फाइनल कर लिया जाए कि AKTU में ही, इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तब जाके मेडिकल बनवाएंगे, अभी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंटी रैगिंग 10 मिनट में बन जाएगा, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब एंटी रैगिंग बनाना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जेईई मेन का स्कोर कार्ड 110% आपका होना चाहिए।
एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, नहीं है तो भी काम चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए ढूंढ के रख लीजिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है और फोटो भाई वो तो चाहिए ही चाहिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट आता है मेरे पास कि भैया मेरे पास ना, मैं ना ईडब्ल्यूएस जेई मेन में नहीं लगाया था, क्या मैं यूपी में ईडब्ल्यूएस लगा सकता हूं? तो यस, पिछले साल तो ये लोग लगा रहे थे और इस बार भी लगाने का ऑप्शन देना चाहिए। और जो कैटेगरी की बात है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरी कैटेगरी जो है यूपी में ओबीसी है, लेकिन मैं सेंट्रल में जनरल हूं, इसीलिए मैंने जेई मेन में जनरल अपने को डाला था, तो क्या मैं यूपी में ओबीसी बन सकता हूं? तो नियम के अनुसार और जो लास्ट टाइम की काउंसलिंग थी उसके अनुसार आपको मौका मिलेगा कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के ओबीसी में यहां पर क्या हो जाए, मतलब ओबीसी का यहां पर रिजर्वेशन ले सके और उसका लाभ ले सके, ओबीसी के रिजर्वेशन का यहां पर लाभ ले सके। नियम के अनुसार यही होना चाहिए। लेकिन देखो कोई गारंटी से भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा इन्होंने डायरेक्ट जोसा से फेच किया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि अभी के टाइम में जैक दिल्ली वाले जोसा से डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा फेच कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि फिर जो जोसा में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वही खटाक से वहां पर आ जा रहा है। लेकिन देखो भाई मेरे हिसाब से इनको जोसा से डेटा फेच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपी में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो यहां पर ओबीसी हैं लेकिन सेंट्रल में जनरल है। अब आईआईटी के चक्कर में वो ओबीसी तो वहां डालेगा नहीं, जनरल ही डालेगा। तो अब वो जनरल एनआईटीज के लिए तो जनरल कंसीडर होना चाहिए, पर यूपी में एटलीस्ट उसको ओबीसी का कोटा मिलना ही चाहिए, नियम तो यही कहता है। और अगर ये डायरेक्ट डेटा फेच करेंगे तो बताना भाई, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये हक है भाई हमारा। एनीवेज अब बात करते हैं एकेटीयू के अंदर कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं। तो देखो 700 से ज्यादा कॉलेजेस आज के टाइम में हैं, तुम इनके वेबसाइट पर ये चीज जाके देख सकते हो। आज के टाइम में 700 से ज्यादा कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, लेकिन सारे एफिलिएटेड नहीं है और सब में बीटेक नहीं होता है, ये भी ध्यान से सुन लो, ठीक है। लेकिन जो कॉलेजेस हैं तो देखो गवर्नमेंट में जो अभी यहाँ पर टॉप पे चल रहे हैं वो चल रही है आईटी लखनऊ। बाकी उसके बाद अगर कोई ऑप्शन बने तो तुम केएनआईटी बीआईटी देख सकते हो। बाकी लोग एआईटीएच लेते हैं, आरईसी बांदा लेते हैं, और ये सारे नए नए आरईसीज हैं। आरईसी बांदा हो गया, आरईसी अम्बेडकर हो गया, आरईसी बिजनौर हो गया, आरईसी कन्नौज हो गया, आरईसी सोनभद्र हो गया, आरईसी मैनपुरी हो गया, ये पुराने हैं। आरईसी आजमगढ़ भी पुराना है, लेकिन जो अभी नए आरईसीज खुले हैं वो है आरईसी बस्ती, आरईसी गोंडा, आरईसी मिर्जापुर, आरईसी प्रतापगढ़। उसके अलावा कुछ बाकी के कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि आईआईएसटी वाराणसी जो एक जेएफटीआई है, सीपेट लखनऊ है, आईआईसीटी भदोही है, और यूपीटीटीयू कानपुर है। इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये गवर्नमेंट एडेड है। नित्रा टेक्निकल कैंपस टेक्सटाइल का कॉलेज था, अभी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्सेज में भी अभी एडमिशन दे रहा है। बाकी अगर मैं प्राइवेट के कॉलेजों की बात करूं तो यहां पर सबसे बेस्ट चल रहा है जेएसएस, लेकिन जेएसएस में सीटें इस बार घट गई हैं। और जेएसएस में दिक्कत क्या हुआ है कि इनकी ये कि यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है, 2,50,000 2.5 लाख के आसपास है, और वहां पर एडमिशन इजीली हो जा रहा है। और बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इन्होंने उड़ा ही दिया आई थिंक। अभी ये न्यूज अभी आ जाएगी, अभी मैं तो जो मेरे को डेटा मिला है मैं उसके ब्याह पे बोल रहा हूँ। ऑफिशियली तो मैं तब बोलूंगा जब एकेटीयू वाले अभी सीट मैट्रिक्स लॉन्च करेंगे, इन्होंने लॉन्च किया नहीं है, सब कुछ लेट लेट करते हैं। तो पता ही चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने साफ कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भेज दिया यूनिवर्सिटी में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जेएसएस खुद की यूनिवर्सिटी में ही चला जाए सब कुछ, और जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब जेएसएस का एफिलिएशन जो है एकेटीयू से हट जाए और अपने खुद के यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन रह जाए। ऐसा हो सकता है कि जैसे एक जेपी यूनिवर्सिटी बन गई वैसे ही एक जेएसएस यूनिवर्सिटी भी आज के कुछ 1-2-4 साल बाद आपको नोएडा में देखने को मिल जाए। एनीवेज काइट गाजियाबाद है और एकेजी है, एकेजी में प्लेसमेंट ठीक है, काइट में भी प्लेसमेंट ठीक है, और काइट तो ऑटोनोमस हो चुका है। और उसके अलावा लोग जीएल बजाज में जाते हैं, फिर एबीएस में जाते हैं, फिर गलगोटिया में जाते हैं। बाकी कुछ नए नीचे के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करता हूं यूनिवर्सिटीज की। तो देखो यूनिवर्सिटीज में सिस्टम क्या है कि यहां पर एक ही यूनिवर्सिटी है जो अभी सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। डिटेल वीडियो बना चुका हूं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस बार एआई में सीटें बढ़ी हैं। अब बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो पहले बंद हो गई थी फिर शुरू हुई हैं, मतलब ये आगे तक चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी इसकी देख के तो मेरे को गारंटेड नहीं लगता है, बट कभी मौका मिला तो इन पर भी बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं भैया एकेटीयू में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तो लास्ट रैंक तक एडमिशन होना बड़ा आसान है। देखो अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो कि भैया लास्ट थोड़ा सा इसमें कुछ इधर उधर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मोटा मोटी समझा देता हूं। देखो अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हो और ओपन कैंडिडेट हो, ओपन, तो टेंशन मत लेना। देखो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14 लाख रैंक पे भी मिली थी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। आईआईसीटी वगैरह में तो 14-14 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। आरईसीज वगैरह में 14 लाख रैंक पे एडमिशन होता है। आरईसी में मैकेनिकल में 14 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। और उसके अलावा आरईसी मिर्जापुर के इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। और देखो, मतलब तुम देख रहे हो, तो एडमिशन की तुम चिंता मत कर लेना। अगर तुम संदीप भैया के काउंसलिंग प्रोग्राम में हो तो एडमिशन तुम्हारा गारंटेड है। हमारे यहाँ 99.9% का एडमिशन रेशियो है समझ रहे हो। और मेरे पास तो एक्सेल सीट रहता है, मैं तो बोलता हूँ क्या, मैं दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ किस किस कॉलेज में बच्चे गए हैं। और प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में तुम्हारी रैंक 14 लाख है, कंप्यूटर साइंस आराम से मिलेगी। मतलब लखनऊ के बंसल वंसल में लोग पेरेंट्स जाते हैं ऐसे ही कि अरे सर हमारे बच्चे को एडमिशन दे दीजिए, वो लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स दे पाएंगे। और यहाँ कितने रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं? 14 लाख रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं। मतलब बहुत लो रैंक तक एडमिशन देते हैं भाई, बहुत लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। तुम्हारे आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं बहुत लो रैंक तक एडमिशन देंगे। इनफैक्ट अगर तुम्हें एफडब्ल्यू भी चाहिए ना, इन्हीं कॉलेजों में जाके फ्री में बीटेक करना है, फ्री में बीटेक करना है, तो ये 13-14 लाख रैंक पे तो फ्री में भी बीटेक कराएंगे। देखो 14 लाख रैंक पे ये महाराणा प्रताप कानपुर में कॉलेज है भाई, 13 लाख रैंक पे कंप्यूटर साइंस दिया जा रहा है। देख रहे हो एक्यूरेट, मतलब अब लोग, मैं एक्यूरेट के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन लोग एक्यूरेट में जाके डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे काउंसलर ऐसे ही एडमिशन कराते हैं, क्योंकि मैंने वो वाली बात बताई ना, वो ध्यान रखना है ना। तो एक्यूरेट में 13,86,000 रैंक पे ऑलरेडी एफडब्ल्यू शीट मिली थी, वो भी कोर सीएससी में, ठीक है। जेएमएसएम में 13 लाख रैंक पे टीएफडब्ल्यू शीट मिली थी। मतलब यार अब मैं कुछ कहना कहूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम, बस इतना बोलूंगा कि अगर तुम अपने रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज चाहते हो, चाहे तुम्हारी रैंक जो भी हो, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अगर तुम अपने कॉलेज रैंक पर ही चाहते हो कि भैया मैं बस ये चाहता हूं कि मैं जो कॉलेज डिजर्व करता हूं एटलीस्ट या तो वो मिल जाए या उससे बेहतर मिले, तो तुम एसटीबीजी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। कभी लाइव सेशन लेने का मौका मिला तो जरूर कहूंगा, सोच रहा हूं कल लाइव सेशन लगाऊं, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चे पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।